मैं बड़े दिनों के बाद सब जगह के लोगों से मुलाकात हुई। मैं कश्मीर में 4 दिन रहा, जम्मू में 5 दिन रहा, लेकिन कश्मीर में और जम्मू में हर जगह तकरीबन सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लीडर्स भी आए और कई ग्रुप आए, डेलीगेशन आए और उनसे कई बारे में मैंने उनसे बातचीत की। उनसे कैसे हालात हैं आजकल, मिलिटेंसी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है और इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, स्टेटहुड ठीक है या यूनियन टेरिटरी चाहिए, ये सब सवालात मैंने पूछे। तो एक लिस्ट बनाई थी मैंने 8-7 क्वेश्चंस की। तो सभी लोगों ने कहा कि स्टेटहुड हमें चाहिए। सभी लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। सभी ने कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होने चाहिए। सभी ने कहा कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के, उन रिसोर्सेज को बाहर लिया जा रहा है, आउटसाइडर जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचा। वो कश्मीर के लोगों ने भी कहा और जम्मू के लोगों ने। जैसे रेत थी, बाकी चीजें थी या स्टोन्स थे, ये सब महंगे हो गए हैं, दुगना तिगना 4 गुना महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से जो है ह्यूज प्राइस राइज हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब चीजें बाहर से जाती हैं, दूर से जाती हैं, दिल्ली से जाती हैं, बाकी जगहों से जाती हैं। तो जितना दूर से जम्मू कश्मीर चीजें जाएंगी उतना महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से। ये तमाम चीजें मैंने मिलिटेंसी के बारे में उनसे बात की। मिलिटेंसी के बारे में 2-3 चीजें अलग अलग चीजें बताई। एक तो कहा कि भाई 1-1.5 साल से कोविड के चलते की वजह से मिलिटेंसी में फर्क पड़ गया था, हालात ठीक हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ ही महीनों से फिर एक में इसमें स्पाइक आ गया, फिर बढ़ गया। इसमें अटैक्स होने लगे आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, और सिविलियन किलिंग्स, फिर टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स शुरू हो गई है। और उस टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स के बारे में 2 तरीके की किलिंग के बारे में लोगों ने बताया। एक, कुछ लोगों ने बताया एक तो ये इस कारण भी हो सकती है कि कई 2-4 साल के बाद टूरिज्म शुरू हुआ था और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई थी। होटल वाले को, शिकारा वाले को, बिजनेस करने वाले को अब थोड़ा सा सहारा, पूरा तो नहीं जितना टूरिस्ट आता था, लेकिन 1/4 टूरिस्ट इस साल आ गया था। तो उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही थी। लेकिन शायद कहीं न कहीं जो एंटी इंडिया लोग हैं या एंटी कश्मीरी लोग हैं, उन्होंने ये मिलिटेंसी को या टारगेटेड किलिंग को फिर शुरू कर दिया है ताकि बाहर से कोई नहीं आए, इसलिए बाहर के लोगों को भी मारना शुरू किया। और कंस्ट्रक्शन का जो काम था, डेवलपमेंट का काम, इसलिए बाहर के लोगों को मारा ताकि मजदूर, जैसे बिहार के लोग मर गए या यूपी के लोग मर गए, कारपेंटर था, तो इस तरह के लोग मर गए ताकि लोग बाहर जाएं और यहाँ डेवलपमेंटल वर्क फिर ठप हो जाए। तो आम लोगों का ये था कि जहां 1-1.5 साल में इस तरह की टारगेटेड किलिंग या नॉर्मल किलिंग कम हुई थी, लेकिन जो 1-2 महीने से ये हो गया, इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तो टूरिस्ट वापस जाना शुरू कर दिए हैं और 2 मजदूर थे बाहर के, वो भी वापस जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये इस तरह का मिला जुला ओपिनियन है। लेकिन और ये जो चिंता का विषय है, और इस टारगेटेड किलिंग से आम जनता में भय है, डर है, खौफ है, क्योंकि ये रिवॉल्वर से होती है। पहले जो बंदूक से AK-47 से किलिंग होती थी तो उसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता था,
तो कहीं उसको छुप करके मार सकते थे, लेकिन ये जेब में रिवॉल्वर रख के आप किसी को भी मार सकते हैं। तो इसकी वजह से एक भय है, डर है। और लोगों का ये भी कहना था कि ये चिंता का विषय है कि जितने भी टारगेटेड किलिंग हैं, इनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। बाकी जब किलिंग होती थी तो कोई न कोई पकड़ा जाता था दूसरे दिन, पहले दिन या तीसरे दिन। तो ये टारगेटेड किलिंग में एक भी नहीं पकड़ा जाता है, और जिसके कारण मोडस ऑपरेंडी कौन है और एजेंसी कौन है, कौन मुल्क है, मिलिटेंट है, कहाँ के अंदर के मिलिटेंट हैं, बाहर के मिलिटेंट हैं, तो जब तक वो नहीं मालूम होगा तो कश्मीर के लोगों को उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर आदमी सस्पेक्ट हो जाता है। और इस टारगेटेड किलिंग पर सभी लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने अफसोस जाहिर किया और चिंता प्रकट की है। और उन्हें ये भी बताया हमें कि आप बताइए पूरे देश को कि हमारा इसमें कोई, हम इसको सब कंडम करते हैं, कश्मीर के अवाम जनता इस टारगेटेड किलिंग को या मिलिटेंसी एज सच है उसको हम उसकी निंदा करते हैं, और हम शांति चाहते हैं। और मुल्क में सब भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जैन भाई, सबके साथ मिलजुल के भारत में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की टारगेटेड किलिंग हो। और ये सिद्ध भी कर दिया जब मैं हमारे कश्मीरी पंडित बंगरू साहब में उनके जब घर गया तो उन्होंने बताया कि हमारे जो जितने भी जब उनका फाइनल रिचुअल्स हो रहा था या मारा गया तो 99% तो मुसलमान ही आए थे, और वही कंधे पे लेके उनको चले गए और वही यहाँ रहते हैं। और इसी तरह से जब सिख फैमिली के में चला गया तो उन्होंने भी बताया कि भाई आप यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे चारों तरफ से हमारे मुसलमान भाई हैं और वो हमें पहरा देते हैं, और उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ हैं। तो एक जिस तरह का हम वातावरण बाहर देखते हैं टेलीविजन वगैरह, वैसा वातावरण नहीं है। जो चाहे हमारे सिख भाई मारे गए हों या हिंदू भाई मारे गए हैं। मैं जम्मू में भी गया, जम्मू में भी जो जम्मू का एक लड़का कश्मीर में मारा गया तो उन्होंने भी कहा नहीं, हमारे कोई भेदभाव ऐसा नहीं है, हम सब यूनाइटेड हैं। ये कुछ मिसक्रिएंट्स, कुछ मिलिटेंट्स इस तरह की भावना पैदा करना चाहते हैं। जी सर, वहीं पे अगर आप बात की कि से बात की, क्या जो ग्राउंड रूट रियलिटी आपने बताया, वहीं से सर जो खबर आई है, आपने बयान दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में पीस है, और वहीं पे अगर बात करें तो आपकी स्टेटमेंट और जो हाई कमांड की स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जहां उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में पीस बिल्कुल भी नहीं है। आप वहां से होकर आए, दोनों की स्टेटमेंट जो है एक पार्टी से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? मैंने 4 दिन दौरे के बाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दी। उसमें आपको ये चीज नहीं मिलेगी। उसमें मैंने तमाम चीजें बताई हैं कि बहुत भय है, डर है। पिछले कुछ महीनों से मिलिटेंसी फिर दोबारा शुरू हो गई है, जो चिंता का विषय है देश के लिए, कश्मीर के लिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ये चिंता का विषय है। ये कश्मीर में 4 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कह चुका हूं कि जो मिलने के बाद ये जो आज कंट्रोवर्सी करी है, ये कल मैं किसी रिलीजियस लीडर को देखने चले गया था, और वहां तमाम गैदरिंग उनकी प्राइवेट थी, और मैं जनरल वो पूछ रहे थे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, आप कश्मीर से आए, क्या हो रहा था। एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, उसमें कुछ लोग मीडिया मोबाइल रखे हुए थे। तो जब मैंने देखा कोई रिकॉर्डिंग प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहा तो मैंने उनको कहा भाई मोबाइल बंद कर दो सब। तो वो आधी बात उन्होंने रिकॉर्ड की और आधी मैंने मोबाइल बंद करवाए। तो आधी जो बात उन्होंने रिकॉर्ड की उसको उन्होंने चलाया, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन तो उसके बाद भी 1 घंटा चली। तो मैंने उनको यही बताया कि जम्मू कश्मीर में लोग चाहते हैं कि कश्मीर वादी में लोग चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन हो जाए और स्टेटहुड जल्दी से दी जाए, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो बाहर न जाएं। जैसे हमारी रेत है, सैंड है, बाकी चीज है, हमारे जो पत्थर है वो बाहर न जाए। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उसके नेशनल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट न दिए जाएं कि बाहर वाला के साथ हमारे कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग कम्पीट नहीं कर सकते हैं।
और मैंने साथ में ये भी बताया है कि लोग इस वक्त चिंतित हैं। लोगों ने कहा कि मिलिटेंसी बहुत कम हो गई थी, तो यहां तक तो वो ठीक है, मिलिटेंसी कम हो गई थी, लेकिन पिछले महीनों से अब यहां हमने पकड़ लिया उनको कि भाई ये कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, बंद करो। तो आगे जो हमने बताया, आगे जो वही जो मैंने श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, क्या कहा कि उन्होंने अब चिंता का, अब हमें डर है, खौफ है, भय है कि ये जो कुछ पिछले महीनों से दोबारा से मिलिटेंसी बढ़ गई और बड़े पैमाने पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई अटैक्स उन्होंने किए आर्मी पर, पुलिस पर, और राजौरी में तो अभी, और ये पुंछ में तो अभी 15 दिन से चल रहा है, जिसमें हमारे फौजी शहीद हो गए, जिनका बहुत अफसोस है हमें। और इवन अदरवाइज राजौरी वगैरह में मिलिटेंसी बढ़ गई है, और कुल मिलाकर पिछले 2-4 महीनों से मिलिटेंसी में बढ़ोतरी हुई है और टारगेटेड किलिंग भी बढ़ गई है। तो ये पार्ट तो गुम है उनका। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, ये किसी के घर प्राइवेट कन्वर्सेशन करके उसको टेलीविजन पे चलाना वैसे भी अनुचित है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरा यही स्टेटमेंट है, और कश्मीर के दौरे के बाद मेरा ऑन रिकॉर्ड वही स्टेटमेंट है जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और मेरे ख्याल में किसी के घर में अगर हम गए हैं और वहां हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन, और वो भी आधी प्राइवेट कन्वर्सेशन, ये ठीक नहीं है मीडिया के लिए भी इस तरह से। सर वहीं पे अगर हम he is on his first visit to Jammu and Kashmir since Article 370 was revoked in August 2019. Amit Shah has given a statement: delimitation will happen, followed by election and then restoration of statehood. कैसे देखते हैं? No, this is not first time. I think when Honorable Prime Minister invited the leaders of various political parties from Kashmir at his residence, where Home Minister and Lieutenant Governors were present, and after we were done with our demands, so I also on behalf of my party had demanded that we would like to have statehood and followed by elections. And similarly, other political parties had also demanded that statehood should be granted immediately. But in his concluding speech, Home Minister assured us that yes, statehood will be granted, and delimitation commission will give its report. But then I had requested to both Prime Minister and Home Minister that yes, we are thankful to you that statehood is being granted, and now at the first instance they should have not been, the state should not have been divided into two, but having been divided into two, now you have agreed to give a statehood, but don't do the mistake of doing the delimitation first and then giving the statehood. Or even if that is done, there's no problem. But first we should be granted Jammu Kashmir as statehood, and then election should follow. So I think the Home Minister has again repeated the same thing. They would like to have delimitation first. Okay, no problem. I think they would like to have the election first and then statehood. So our demand is still today, after delimitation, first statehood should be granted, and that should be followed by elections. Yeah. Sir, also he said Kashmiri youth. He has asked Kashmiri youth to come along with Prime Minister and the government for the development of Jammu and Kashmir. Well, that Honorable Prime Minister had said 7 years back, but nothing has happened. Nothing has happened so far. Nothing. I mean, we were expecting, particularly after, what was promised to the people of Jammu Kashmir, after abrogation of Article 370, we were told that the entire, the scenario in Jammu Kashmir will change. The growth and development and hospitals and unemployment will be taken care of.
but that has not happened. That does not happen at all. As a matter of fact, we were far better when it was being ruled by various chief ministers. Sir, So we are a great loser. We are a great loser after the state has been divided into two, and we are a great loser ever since the assembly has been dissolved. sir, use new industrial policy. 3 family that exploited you used to mock who will come here, but due to PM Modi feat, rupees 12,000 crore investment has come till now. I want to tell you that rupees 51,000 crore investment will come before 2020-22 in Jammu and Kashmir, sir. 22. Why? It's now 4th year since the governor rule we have. So how many? That means for another election they will say we will do it. That 4 years have already gone. Another 2 years. That means the policy will be implemented after 6 years. I haven't seen any such policy which takes, which will take in account 6 years to implement. That should have been implemented by now. Sir, my last question, would you have what for the growth and development, what should be the main idea for the development of Jammu and Kashmir, sir? Well, I think we have gone back to 70 years. The fact of the matter is, and unless we have a statehood, unless we have elections, whosoever comes into power, they will do better than the present system. I'm not saying A party or B party or C party or D party will do better. I'm saying any political party will do better because they will be elected representatives. In democracy, there's a role for everybody. There's a role for politicians, public representatives, and a role for the bureaucracy. The politician can never be a bureaucrat. We can never take their place. The bureaucrat cannot take place in the politician's place. So unfortunately, now at the moment, bureaucracy is doing bureaucracy and they are also becoming the public representatives. But now they are not caught up for this job. They are not caught up for this job. Like we are not caught up for the bureaucracy, sit in the office and all that. So, and it's the 4th year now, ever since the assembly was dissolved. Now 2 years, more than 2 years is now the Lieutenant Governor, UT, but before that also the assembly was dissolved. So having a state without assembly, without elected representatives for 4 years is too much. How can development take place? You may make any policy, but it will be confined to Home Minister may say, Honorable Prime Minister may say that we have made any policy. But who will implement that? It's the politicians, it's the Chief Minister, it's the ministers. So these policies may remain on paper and or on paper. Nothing is being implemented. I was told by the groups that so many officers, gaon tak jale. They said this system of gaon ki or chalo, we have given 2 years back our proposal, and those proposals have not seen the light of the day. But because those gaon ki or chalo, it was the bureaucrats going, so they don't have to get elected. But if a politician goes gaon ki or, he has to implement it, because next time he cannot enter in the village. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।